So guys, we were talking about sensory memory. I hope सबको समझ में आ गया होगा sensory memory क्या होती है. So then we have models of memory. We have different types of models presented by different psychologists or you can say scientists. So they have proposed different models for the memory. उन्होंने अपने experiment में memories को अपने अपने तरीके से explain किया है कि what is the process and how we follow some process in order to store information and memories कितने types की होती हैं, कौन सी short term के लिए होती है, कौन सी long term के लिए होती हैं, कौन सी सेंसरी मेमोरी होती है. तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना एक मॉडल प्रपोज किया है. सो वी हैव थ्री मॉडल्स ओवर हियर. So first model we have, it is the traditional model of memory, and the second model we have, it is the level of processing model, and the third one we have is an integrative model, working memory. So basically we have three models over here. I will start explaining from the first. So here वन कैन फाइंड सेवरल मॉडल्स ऑफ मेमोरी इन लिटरेचर में तो हमें बहुत ज्यादा मॉडल्स मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कोर्स है इसके अंदर थ्री मॉडल्स हमें बताए गए हैं. And the following are the three most famous models to explain the process of memory that we are going to discuss. So the first one is traditional memory, traditional model of memory. तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, एटकिंसन एंड शिफ्रिन. 1968 में उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था मेमोरी के रिगार्डिंग, जिसको बोला गया था स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी और यू कैन से मॉडल मोडाल मॉडल. ठीक है. एंड दिस मॉडल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो मॉडल शो किया था, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा मॉडल है ना, तो ये वर्किंग ऑफ कंप्यूटर से बहुत ज्यादा सिमिलर है. मतलब इन्होंने जो मॉडल दिया था, उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे कंप्यूटर वर्क करता है ना, वैसे वैसे हमारा माइंड भी वर्क करता है सिमिलरली टू कंप्यूटर. तो इन्होंने ऐसा मॉडल दिया था. तो इन्होंने मॉडल में क्या बताया था कि जैसे हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल फोन्स में जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ टाइप्स की मेमोरी होती है, राइट, जिसको हम रैम बोलते हैं. रैम सबको पता होगा कि हम जाते हैं कोई भी चीज खरीदने तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसकी रैम ज्यादा होनी चाहिए. और जो दूसरी टाइप की मेमोरी होती है वो होती है हमारी रोम मेमोरी. ठीक है. जो जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं, बेसिक बेसिक जो हमारी लैंग्वेज है उसमें. तो दो चीजें हम देखते हैं ज्यादातर, एक रैम और एक स्टोरेज हमारे पास कितनी है. तो ऐसे ही हमारे पास भी एक ऐसी ही मेमोरी होती है जैसे कंप्यूटर में होती है कि हमारी रैम कितनी है, हमारी क्या कहते हैं स्टोरेज कितनी है माइंड में. तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या था. सो हियर, so if you ever had used a computer, you must be aware of two types of memory used by it. First one is RAM, random access memory, and the other one is ROM, which is a read-only memory or memory available in the computer in the form of hard drive. तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर तुम्हें किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर पता ही होगा सबको. तो जो हमारे फोन में रैम वाली मेमोरी होती है ना, जैसे मेरे फोन में अगर 4 GB रैम है और मेरे फोन में 16 GB क्या है, मेरी रोम है या फिर यू कैन से स्टोरेज है. तो रैम बेसिकली हम यूज करते हैं, इट द फुल फॉर्म फॉर रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो ये हमें कोई भी चीज को प्रोसेस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो हमारी मेमोरी यूज होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, जो रैम होती है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है. इट ओनली हेल्प अस टू complete the task which is given by someone. तो इसमें कोई भी टास्क होता है वो हमें प्रोसेस करने में हेल्प करती है मेमोरी, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है. और जो हमारी दूसरी मेमोरी होती है ROM, विच इज रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी बोलते हैं, इसी को हम स्टोरेज भी बोलते हैं. अगर किसी को अगर ना पता हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारी रोम होती है इसी को हम स्टोरेज बोलते हैं. हमारी मोबाइल में कितना स्टोरेज है. सपोज मेरे मोबाइल में 16 GB है स्टोरेज, अगर इंटरनल 16 GB है या फिर 64 GB है, तो ये मेरे मोबाइल का क्या हो जाएगा, ROM, रोम हो जाएगा. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी. तो ऐसे कंप्यूटर्स में भी होती है. तो जो साइंटिस्ट थे एटकिंसन और शिफिन ने, उन्होंने कहा था जो हमारा माइंड है वो भी सेम ऐसे ही वर्क करता है. जैसे कंप्यूटर में एक रैम होती है जिसको हम यूज करते हैं कोई भी काम को करने के लिए, और जो दूसरी होती है मेमोरी, उसको हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. ठीक है.
तो ये कह रहा है एटकिंसन एंड श्रिफिन equated working of human memory to the working of computers. They propose that similar to the computers, we also possess different forms of memory system, described as follows. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी जैसे कंप्यूटर में मेमोरीज को डिफरेंशिएट किया गया है, वैसे उसने ह्यूमन को भी, ह्यूमन के अंदर भी जो मेमोरी होती है उनको डिफरेंशिएट किया है अपने अपने टर्म्स में। तो जैसे कंप्यूटर में रैम एंड रोम होती है, दो अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती है। एक को हम यूज करते हैं काम को किसी भी वर्क को प्रोसेस करने के लिए, एंड एक को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ऐसे ह्यूमन में कैसे होता है, ह्यूमन में फर्स्ट होती है सेंसरी मेमोरी, सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम एसटीएम बोलते हैं, और थर्ड होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको हम बोलते हैं एलटीएम। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स की मेमोरी होती है हमारे दिमाग में, किसके अकॉर्डिंग, इन एटकिंसन और शिफिन के अकॉर्डिंग। कौन से मॉडल में बताया गया है, ये बताया गया ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी। तो ये जो मैं दोबारा से जो मैं रिकैप कर रहा हूँ, इसे याद रखना कि जहां पे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से कंपेयर किया था हमने, तो वो कहाँ पे कंपेयर किया था, वो हमने कंपेयर किया था कौन से मॉडल में, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे हम तुम याद रख सकते हो, ये भी साइकोलॉजी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग और यू कैन से मेमोरी। कि मैं तुमको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जहाँ पे कंप्यूटर को हम कंपेयर कर देंगे ह्यूमन से, ह्यूमन मेमोरी से कंपेयर कर देंगे, तो वो मॉडल हमारा कौन सा मॉडल है, वो मॉडल है हमारा ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी। और किस साइंटिस्ट ने दिया था, एटकिंसन एंड श्रिफिन 1968 में ये दिया गया था। तो ऐसे आप ये याद रख सकते हो। तो इन साइंटिस्ट के जो मॉडल था, इसमें इन्होंने मेमोरी को जो डिफाइन किया है, फर्स्ट वन इज सेंसरी मेमोरी। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फ्रॉम अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो सेंसरी मेमोरी तो मैंने बताया है क्या होता है, जिस चीजों को हमने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेंसेस के थ्रू हम उनको ऑब्जर्व करते हैं अपने माइंड में, और उसको हम स्टोर करते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। ठीक है, एंड जो सेकंड मेमोरी है वो बोल रहा है एसटीएम, जो हमें बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मेमोरी होती है हमारे माइंड में थोड़ी देर के लिए रहती है, शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। सो इट सेज this system also holds information for a short duration of time. Studies have suggested that it can hold information for up to 30 seconds. तो जो मेमोरीज हमारे माइंड में होती है जो 30 सेकंड्स तक स्टोर हो पाती हैं, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, टास्क सच एज डायलिंग a phone number manually or writing in a dictation। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था पहले भी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे मैं कोई भी फोन नंबर डायल करता हूँ, मैंने कहीं कोई फोन नंबर देखा था और मैंने उसको फिर एक बार याद करने की कोशिश की, और मैंने फोन से दोबारा उसको डायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत कम टाइम के लिए वो नंबर मेरे माइंड में याद रहेगा। उसी का हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जैसे सबने गजनी मूवी तो देखी ही होगी। ठीक है, तो गजनी मूवी में उसको क्या इश्यूज थे, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी का इश्यूज था। उसको क्या था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसको याद ही नहीं रहती थी ज्यादा देर तक चीजें, उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही चीजें याद रहती थी, उसको बाद में भूल जाता, हर 15 मिनट में भूल जाता था, है ना, उसका यही लॉजिक था। हर 15 मिनट में भूल जाता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसको यही मेमोरी फेलियर में वो इस कैटेगरी के अंडर ही आता था। तो और जो एलटीएम जो होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ये वो मेमोरीज होती हैं जो हमें बहुत देर तक हमारे माइंड में स्टोर होती है। इट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेमोरीज। ठीक है, तो ये स्टोर हाउस बोलते हैं इसको, जहाँ पे जो हर तरह की मेमोरी स्टोर होती है, वो मेमोरी जो लॉन्ग टाइम तक टिकती है। ठीक है, यू कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लास्ट इवनिंग टू सिंस योर चाइल्डहुड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ मेमोरी। तो इसी सिस्टम ऑफ मेमोरी की वजह से क्या करते हैं, मुझे अपने बचपन तक की भी बातें जो याद है ना, वो इसकी वजह से याद है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की वजह से याद है। ये हमारे दिमाग का एक एबिलिटी है, दिस इज एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यू कैन से ह्यूमन माइंड, which can keep information for a very long time of period, which comes under long term memory। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, यू कैन सी। तो यहाँ पे क्या होती है, इंफॉर्मेशन, सेंसरी मेमोरी। सो ये अब प्रोसेस है कि सेंसरी मेमोरी से हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जा सकते हैं। तो सपोज सारी मेमोरी जितनी भी होती है, जितनी भी मेमोरी होती है, वो स्टार्ट तो यहीं से होंगे ना, सेंसरी मेमोरी से ही। स्टार्ट तो यहीं से ही होना है कि मैंने आंख से देखा, या अपने कान से सुना, या फिर अपने नाक से मैंने स्मेल किया, या फिर मैंने किसी को टच किया, यहीं से ही स्टार्टिंग होगी। तो सेंसरी मेमोरी को जब मैं अटेंशन दूंगा, जब मैं उसको अटेंटिवली, उसको बहुत ही ध्यान से मैं उसको करने की कोशिश करूंगा, तो मैंने अटेंशन दी उसको, तो वो क्या किस में चली जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। वैसे तो सेंसरी मेमोरी ज्यादा देर तक याद ही नहीं रहती, लेकिन मैंने उसमें अटेंशन डाली, मैंने बार बार उसको याद करने की कोशिश की, या फिर जब मैं वो फील कर रहा था, मैंने बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस था, बहुत ही ज्यादा मेरा ध्यान था, तो वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो जाएगी। वो क्या रहेगी फिर, थोड़ी
ज्यादा देर के लिए याद रहेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर मैं क्या करूंगा, इलेबोरेटिव रिहर्सल करूंगा। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होती है? इलेबोरेटिव मतलब उसको दोबारा से मैंने माइंड में एलिबरेट किया, मूल्यांकन किया, ठीक है। मूल्यांकन वर्ड का ही सिमिलर मीनिंग है इसका। इलेबोरेटिव रिहर्सल होता है मतलब बार बार करना, उस चीज को रिपीट करना। तो अगर मैं उसको दोबारा से माइंड में बार बार उसको एलिबरेट करूंगा, रिपीट करूंगा माइंड में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है बार बार उसके बारे में सोचता रहूंगा, तो वो क्या जाएगी, वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा वो से सेव हो जाएगी यहाँ पे। तो ये पता चला, पहले हम सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ गए। शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैंने क्या किया, फिर एलिबरेट किया माइंड में, बार बार रिपीट किया, एंड देन दैट मेमोरी विल शिफ्ट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड कैपेसिटी हेयर इज अनलिमिटेड ड्यूरेशन अप टू वंस लाइफ टाइम। यहाँ पे क्या लाइफ टाइम के लिए याद रह जाती है, यहाँ पे 30 सेकंड के लिए रहती है, और यहाँ पे क्या लेस देन 1 सेकंड के लिए रहती है, ठीक है। जैसे मैंने किसी को टच किया, ठीक है, तो टच वाला क्या किया, सेंसरी मेमोरी में अंदर आएगा कि मैंने किसी को टच करके उसको ऑब्जर्व किया, या उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन है मेरे लिए वो। लेकिन मैंने जब टच किया तो मेरी अटेंशन ही बहुत ज्यादा वैसी थी कि मेरे को याद रहेगा हमेशा कि यार मैंने उसको टच किया था तो मेरे को ऐसा फील हुआ, ठीक है। तो वो मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन आई उसको अगर मैं बार बार याद करूंगा घर जाने के बाद कि यार मैंने उसको टच किया था, मैंने उसको हाथ लगाया था, और मेरे को तो बार बार ऐसा फील हो रहा है, बार बार ऐसा फील हो रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, जैसे वो गाने आते हैं ना, तुम्हें देखा तो ऐसा लगा, वैसा लगा, ये लगा, वो लगा। तो क्या अगर मैं घर जाने के बाद ऐसे सोचूंगा तो क्या उसका एलिब्रेशन हो जाएगा, और रिपीट हो रहा है, वो रिहर्सल हो रहा है, तो क्या है, मैं मेरे को लाइफ टाइम के लिए वो फीलिंग हमेशा याद रहेगी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाता है हमारा मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी। इफ एनीवन हैव एनी डाउट दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट मॉडल। तो किसी को अगर कोई डाउट है तो बता दो, अगर डाउट नहीं है तो वो भी बता दो। नो डाउट, क्लियर है। फेयर इनफ, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट No टॉपिक। doubt, everything is clear. Great. So now we have the next model, which is the level of processing model. तो ये मॉडल जो है ये भी किसने किया था? दिस मॉडल रिफ्यूट्स द क्लेम ऑफ द एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल दैट मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सबसिस्टम अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग वेयर द इंफॉर्मेशन विल बी रिट्रीव्ड सक्सेसफुली और नॉट डिपेंड्स ऑन द। ओके, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या किया था, जो मॉडल इन्होंने बनाया था, एटकिंसन और शिफ्रिन ने जो मॉडल बनाया था, इसको यहाँ पे क्या किया, क्लेम किया कि यार ऐसा नहीं होता। हम कुछ कुछ फैक्टर्स ना, कि हम कैसे सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो रही है, तो ये डिपेंड करता है, किसी किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सा प्रोसेस है कि मैं अगर मैं किसी चीज को याद रखूं, अगर मैं रिपीट करूंगा, ऑब्जर्व करता रहूंगा तो याद ही रह जाएगी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही मेमोरी को सेव करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग बोला गया है, इसको लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जो फैक्टर्स हमें इफेक्ट करते हैं मेमोरीज को स्टोर करने के लिए, और जो प्रोसेसिंग लेवल होता है, यही मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, वेदर द इंफॉर्मेशन विल बी रिट्रीव्ड, कि क्या वो इंफॉर्मेशन जो मेरे माइंड में है उसको मैं दोबारा से रिट्रीव कर पाऊंगा, जब मैं दोबारा उसके बारे में सोचूंगा तो क्या मेरे को आंसर मिल पाएगा सक्सेसफुली और नॉट। तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, कि मेरा प्रोसेसिंग लेवल कैसा है, ठीक है। तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग रेफर्स टू द लेवल एट विच इंफॉर्मेशन हैज बीन इनकोडेड। तो ये क्या करता है, ये वो लेवल बताता है, वो प्रोसेसिंग बताता है जहां पे हमने इंफॉर्मेशन को क्या किया था, इनकोड किया था। जैसे मैं सबसे पहले हमने बताया था इनकोडिंग। इनकोडिंग में हम क्या करते हैं, इनकोडिंग में हम इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लेवल ऑफ प्रोसेस बताएगा वो, कि यहाँ पे कोई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग भी होती है जो हमें हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में और उसको फर्दर रिट्रीव करने में। तो ये क्या कह रहा है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल जो है, ये दिया था, किसने प्रपोज किया था, क्रैक एंड टल्विंग 1975 हैव प्रपोज्ड 3 एलओपी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। इसने भी 3 लेवल ऑफ प्रोसेसिंग बताई थी। क्या क्या बताई थी? एक तो फिजिकल स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, या फिर फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, एंड द थर्ड वन इज सिमेंटिक प्रोसेसिंग। तो ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो फिजिकल में क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेसिंग में क्या हो गया, इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट। तो क्या किया मैंने, किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड किया या फिर मैंने ऑब्जर्व किया, किस बेसिस पे, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट के बेसिस पे, ठीक है, कि वो कैसा दिखता है,
फिजिकल मतलब वो कैसा दिखता है, कैसा, जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हम साइंस में पढ़ते थे, अगर किसी को पता हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस हाउ इट लुक्स, हाउ द शेप इज, एंड इज इट अ सॉलिड, लिक्विड और गैस और समथिंग। तो फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। अब फिजिकल एट्रीब्यूट मतलब उसका अपीयरेंस कैसा, कैसा वो दिख रहा है, लड़का है कि लड़की है, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो हम सारे जो हमने परसेप्शन बनाते हैं या इनकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट के बेसिस पे करते हैं। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि हमने उसको इनकोड कर लिया। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेकंड प्रोसेस में फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इनकोडिंग बेस्ड ऑन हाउ इट साउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनकोडिंग होती है तीन टाइप, इनकोडिंग होती है साउंड के बेसिस पे। यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल एट्रीब्यूट के बेसिस पे इनकोडिंग हो गई, और यहाँ पे हम इनकोडिंग कर रहे हैं साउंड के बेसिस पे, सच एज हैट राइम्स विद द कैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हैट किसके सिमिलर है, कैट के सिमिलर है। तो इनको मुझे याद करने में क्या हो जाएगा, या ऑब्जर्व करने में, रीड करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं कि जैसे हमारा होता है जो रेनबो होता है, ठीक है। तो रेनबो के क्या क्या कलर होते हैं, रेनबो के हमें पता है कि 7 कलर्स होते हैं रेनबो के। तो अगर 7 कलर्स में डायरेक्ट कलर अगर याद करने की कोशिश करूं तो गलत हो जाए, मतलब याद करने में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं, जैसे विबग्योर हो गया, ठीक है, जैसे कुछ भी हो गया। लेकिन विबग्योर यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए, सच एज हैट एंड कैट। जो सिमिलर सिमिलर टाइप्स के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम इनकोड कर लेते हैं, इजीली इनकोड कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, वो अच्छे से याद हो जाते हैं हमारे अंदर। तो वो आ जाता है हमारा फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। एंड द थर्ड वन वी हैव इज सिमेंटिक प्रोसेसिंग। यहाँ पे होता है जो इनकोडिंग हम करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं इंफॉर्मेशन को, डन बेस्ड ऑन इट्स मीनिंग और कॉन्सेप्ट। स्टडीज ऑन दिस मॉडल हैव सजेस्टेड दैट डीपर द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, द हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी टू रिट्रीव सक्सेसफुली। तो ये कह रहा है सिमेंटिक प्रोसेसिंग क्या होती है। सिमेंटिक प्रोसेसिंग में वही देखो, पहले ही वाली आ गया ना, रिपीट रिपीट हो रही है सारी चीजें, पहले भी सिमेंटिक आया था, अभी भी सिमेंटिक प्रोसेसिंग आ रही है। तो सिमेंटिक का मतलब ही क्या होता है, सिमेंटिक वर्ड का मीनिंग ही होता है कि मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट, उसी को हम सिमेंटिक बोलते हैं। तो उस टाइप की ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हम किसी भी चीज को समझ के, या फिर तुम कहो कि उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझ के, या फिर बहुत ही डीप के किसी चीज को हम अगर पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बहुत ही डीपली, ठीक है, और जो काम की चीजें होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो लॉजिक होती है, जो नॉलेज होती है हमारे माइंड में जो सेव हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं सिमेंटिक प्रोसेसिंग। तो ये इन्होंने क्या किया है, जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में हमें क्या बताया, तीन टाइप की इनकोडिंग बताई है कि हम चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। ये फर्स्ट टाइप का ऑब्जर्वेशन, ये सेकेंड, और ये थर्ड, कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं मेमोरी का ऑब्जर्वेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो पहली थी फिजिकल प्रोसेसिंग, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सिमेंटिक प्रोसेसिंग। फिजिकल प्रोसेसिंग में हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, डिपेंड्स ऑन इट फिजिकल एट्रीब्यूट्स। एंड द फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, चीजों को याद रखते हैं जो सिमिलर सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर सिमिलर साउंड्स करते हैं, सिमिलर सिमिलर साउंड करते हैं, ऐसी मेमोरी को जो हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम बोल देंगे फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। एंड थर्ड वन सिमेंटिक, जो भी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं डिपेंड्स कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, मीनिंग के बेसिस पे, या फिर नॉलेज के बेसिस पे, उनके नेचर के बेसिस पे, तो वो हमारी प्रोसेसिंग होती है सिमेंटिक। तो यहाँ पे सिर्फ हम इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट टाइप से। तो ये हमारा हो गया द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फिजिकल, फोनोलॉजिकल, सिमेंटिक, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत कम होती है। तो यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि फिजिकल एट्रीब्यूट की प्रोसेसिंग सबसे कम होती है, सबसे लास्ट में आता है ये, और उसके बाद फोनोलॉजिकल की होती है, उसके बाद सिमेंटिक की होती है। अगर इसको मैं अपने सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, अगर मैंने किसी चीज को देखा है और उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, मैंने किसी चीज को देख के ऑब्जर्व किया है। सपोज कि मैंने सामने अगर बुक रखी है, मेरे सामने मैंने बुक, कोई नई बुक लेके आया हूँ साइकोलॉजी की, और मैं सिर्फ बैठ के उस बुक को देख रहा हूँ ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना माइंड में सेव होगी। अगर मैंने सिर्फ उसको एक बार देखा, उसको रख दिया, एक बार देखा और उसको रख दिया, उसके बाद उसको मैंने देखा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो मेरे को वो याद करने, वो उस टाइप की मेमोरी होगी जो मेरे माइंड में परमानेंटली सेव नहीं होगी। लेकिन फोनोलॉजिकल में क्या होगा, मैंने उस बुक को ओपन किया और रीड करना स्टार्ट किया, तो जो सिमिलर सिमिलर वर्ड्स थे, या सिमिलर सिमिलर जो वर्ड्स मुझे लगे, वो मुझे याद हो गए पहली बारी में ही। ठीक है, पहली बारी में मुझे जो सिमिलर सिमिलर वर्ड्स मुझे लगे, वो मुझे याद हो गए। तो वो मेरी प्रोसेसिंग क्या हो गई, इनकोडिंग की जो प्रोसेसिंग है वो आ जाएगी फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में। एंड द लास्ट वन इज सिमेंटिक। अब सपोज मेरी जो बुक थी, मैंने 3-4 बार पढ़ ली, 4-5 बार पढ़ ली, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या याद रखूंगा, कि मैंने पूरी बुक पढ़ ली, बहुत अच्छे से पढ़ ली, अब मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब मुझे इसका बेसिक समझ में आ गया है, अब मुझे इसका मीनिंग समझ में आ गया है, ठीक है, अब मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, इसकी नॉलेज मुझे समझ में आ गई है।
जाएगी, तो मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे लंबे दिन तक, सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सी मेमोरी मेरे दिमाग में स्टोर रहेगी? वो रहेगी सिमेंटिक जो मेमोरी मेरे माइंड में बनेगी, जो मेरे कॉन्सेप्ट जो माइंड में स्टोर हो गए हैं। तो ये 3 टाइप की प्रोसेसिंग है ऑब्जर्वेशन की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है द इंटीग्रेटिव मॉडल, वर्किंग मेमोरी। ये अलग टाइप का मॉडल है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एसटीएम propounded by Atkinson and Shriffen was very narrow। तो ये क्या है, नई नई नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले इसने मॉडल दिया तो लर्निंग ऑफ प्रोसेसिंग में क्या कर दिया, उसमें कमी निकाल दी थोड़ी सी ऊपर वाले में। ठीक है, अब ये भी क्या कर रहा है, उसमें थोड़ी कमी निकाल दी इसने भी, जो एटकिंसन और शिफन ने दिया था। ये कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो एटकिंसन और शिफन ने एक्सप्लेन की थी, वो बहुत ही नैरो थी। मतलब वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, कैसे प्रोसेस करती है, कैसे वो स्टोर होती है। तो उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। हाँ, उसने डिफाइन तो कर दिया था, लेकिन उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। So they considered STM only as a short-term memory storehouse, but later तो ये क्या है, जो एटकिंसन और स्टीफन थे, उन्होंने जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंसिडर किया था एज ए शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर हाउस। ठीक है, कि जहाँ पे मेमोरी थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो लेटेस्ट स्टडीज, जो उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट आए या फिर जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडीज की, उन्होंने क्या किया, इस चीज को डिसअप्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं होता। जो एटकिंसन और स्टीफन ने बोला था शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, इट इज रॉन्ग, it is then disapproved. So later they suggested that short term memory is a dynamic in nature. Dynamic in nature मतलब वो change हो सकती है। Is that it works not just as a storehouse of the information but also responsible for manipulation of incoming information for the completion of the cognitive task। तो ये कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो सिर्फ एक स्टोर हाउस नहीं है इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के स्टोर करने के लिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें मैनिपुलेट करने के लिए, इनकमिंग इंफॉर्मेशन के लिए। कि मैं कोई इंफॉर्मेशन मुझे याद है और मैं किसी को इंफॉर्मेशन सही से जब नहीं बता पाता ना, कि मतलब किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने कल क्या खाया था, खाने में कल रात को क्या खाना खाया था, तो मैं अगर सही से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, अगर मैं एग्जैक्टली अगर जवाब नहीं दे रहा हूँ, मुझे सोचना पड़ रहा है और मैं श्योर नहीं हूँ उस आंसर को लेके, तो वहां पे किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की बेसिस पे। तो ये बताया था स्टडीज में, इन स्टडीज ने ऐसा बताया था कि जो हम भूल जाते हैं, जो रिस्पॉन्स, जो मैनिपुलेशन होता है हमारे इंफॉर्मेशन का, एक इनकमिंग इंफॉर्मेशन का, किसी भी कंप्लीशन ऑफ कॉग्निटिव टास्क का, तो जो हम नहीं बता पाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से होता है। ये आगे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो इन 1974 बैडली एंड हिच, ये साइंटिस्ट के नाम थे, आफ्टर इनकॉपरेटिंग द आइडिया ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। इनकॉपरेटिंग मतलब उन्होंने इसके साथ भी कॉपरेट नहीं किया, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम अच्छे से एक और मॉडल बनाएंगे जो इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, और जो जो कमियां हैं उनको हम फुलफिल करके एक अच्छा मॉडल बनाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया, they have made a new model for short term memory and termed it as a working memory। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो लास्ट में जो मेन मॉडल बना था, जो एट द एंड जो फाइनल मॉडल हमारा बना था, वो था वर्किंग मेमोरी। किसने दिया था, ये दिया था हिट एंड बैडले। ठीक है, 1974 में ये पहले आए थे मॉडल, द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एंड द ट्रेडिशनल, लेकिन जो सबसे लास्ट में आया था वो आया था वर्किंग मॉडल। ठीक है, इसका नाम याद रखना, वर्किंग मॉडल या फिर एन इंटीग्रेटिव मॉडल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, वर्किंग मेमोरी कैन बी डिफाइंड, हम वर्किंग मेमोरी को, इस मॉडल को या इस मेमोरी को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, अ लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम फॉर टेम्पररी स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज कंप्रिहेंशन, लर्निंग एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम, एक कोई भी सिस्टम है मेरे माइंड में जो क्या करता है, कैपेसिटी को स्टोर करता है लिमिटेड वे में। ठीक है, उसको टेम्पररी स्टोर करता है, टेम्पररी बेसिस पे कम टाइम के लिए स्टोर करता है वो मेमोरी। और उसके अलावा जो हम टास्क करते हैं, जैसे मैं कोई चीजें याद कर रहा हूँ, कोई चीजें पढ़ रहा हूँ, या कोई सवाल, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई मैनिपुलेशन होता है, उसमें अगर मैं सही से अगर परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, तो वो जो मैनिपुलेशन होता है वो भी किसके अंडर आता है, वो भी आता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। एंड देन वी हैव सम क्या कहते हैं, सम टर्म्स ओवर हियर। So the model for from Baddeley's of working memory consist of 4 components. So we have 4 components over here as per their working memory model. So the central executive, the phonological loop, the visual spatial sketchpad, and the episodic buffer. So we have some components over here, and one by one we will go through with each of them.
सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या, इसका नाम ही क्या है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जो सेंटर में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, इट वर्क्स एज एन एग्जीक्यूटिव इन आवर वर्किंग मेमोरी, ठीक है। वर्किंग मेमोरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या करता है, इट कोऑर्डिनेट्स, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सबके साथ मेल जोल करता है, बातचीत करता है, एंड रेगुलेट्स cognition operation between subordinate systems, namely phonological loop, visuospatial and episodic buffer। तो ये जो आगे जो टर्म्स आएंगे ना, एक तो ये phonological loop, visuospatial sketchpad, और उसके बाद जो आएगा एपिसोडिक बफर। तो ये जो हमारे अलग अलग टाइप की मेमोरी होंगी, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है, इनको जो कनेक्ट करके रखता है, फोनोलॉजिकल लूप को, विजुअल स्केचपैड को और एपिसोडिक बफर को, इनको जो कनेक्ट करके रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है, उसी का हम बोलते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या चीज है कि ये फोनोलॉजिकल लूप क्या है, विजुअल स्पेशल स्केचपैड क्या है और एपिसोडिक बफर क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इन सबको कनेक्ट करके रखता है, इन सबको जोड़ के रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है, ठीक है। एंड इट डिसाइड्स विच ऑफ द मेमोरी विल बिकम पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड विच विल फेड अवे। तो यही डिसाइड करता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करता है कि कौन सी मेमोरी है जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए और कौन सी है जिसको मैं भूल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट, फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप क्या होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वर्बल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। तो देखो फोनोलॉजिकल से ही, वर्ड से ही पता चल जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो हमारे माइंड में वर्बल जो इंफॉर्मेशन स्टोर है और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो स्टोर है। मतलब जो मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स अगर तुम्हारे दिमाग में स्टोर रहेंगे, या फिर जो मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मेरा सेंटेंस, मेरे कॉन्सेप्ट, अगर सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे सेंटेंस, ऑडिटरी मतलब जो हमें सुनाई दे रहा है, और वर्बल मतलब जो भी वर्बल जो चीजें होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसको स्टोर जो करता है, कौन करता है, फोनोलॉजिकल लूप उसे स्टोर करता है। एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन फोनोलॉजिकल लूप विल डीके विद इन 2 seconds अनलेस इट इज नॉट रिहर्स्ड, ठीक है। तो जो फोनोलॉजिकल लूप में जो वर्बल मेमोरी होती है, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, क्या करती है, 2 सेकंड में ही रिमूव हो जाती है, अनलेस एज अनटिल, अगर हम उसे रिहर्स ना करें, अगर हम उसे रिपीट ना करें, अगर हम उसे रिवाइज ना करें। सो ये फोनोलॉजिकल लूप के फैक्टर, ये इसके क्या कहते हैं, नेचर है फोनोलॉजिकल लूप का। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। फोनोलॉजिकल लूप के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हो गया फोनोलॉजिकल स्टोर, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद आर्टिकुलेटरी रिहर्सल प्रोसेस, इसके बाद आता है आर्टिकुलेटरी रिहर्सल प्रोसेस। तो नाम से पता चल रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको रिहर्सल कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिहर्सिंग द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कीप द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन फोनोलॉजिकल स्टोर फॉर डिकेइंग, समझ रहे हो। फॉर इंस्टेंस, तो ये क्या कह रहा है, देखो फोनोलॉजिकल लूप आ गया, ये वो तरह का लूप है जो रिस्पॉन्सिबल है मेरी वर्बल कैपेसिटी एंड मेरी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करता है, वो आ जाता है फोनोलॉजिकल लूप। लेकिन फोनोलॉजिकल लूप का क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये बहुत ही कम देर के लिए होता है, 2 सेकंड के लिए हमारे माइंड में रुकती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं, जब तक हम इसको रिहर्स नहीं करते, रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट है, पहला तो है स्टोर, फोनोलॉजिकल स्टोर, जहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फॉर फ्यू सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकुलेटेड रिहर्सल प्रोसेस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिहर्स करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं, उसको आर्टिकुलेट करते हैं, ताकि वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है हमारे फोनोलॉजिकल स्टोर में थोड़े ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है। So now the next component we have is Visio Spatial Sketchpad। तो ये क्या बताता है, it keeps, अब देखो नाम से पता चल रहा है, Visio, Visio means जो देखते हैं हम, ठीक है, visual, and it keeps visual and spatial information stored. For instance, the mental picture that comes up in your mind while listening to a story or solving a puzzle involving using your Visual Spatial Sketchpad। तो ये क्या करता है, जैसे हम बचपन में कोई स्टोरी सुनते थे, कोई हमें स्टोरी सुनाता था, तो हम क्या करते थे, कोई तो स्टोरी सुना रहा है हमें, खाली हमने माइंड में अपनी इमेज बनाते रहते थे। तो इमेज बनाते रहते थे, तो उससे हमें फायदा क्या होता था कि हमें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमने वो हमने इमेजेस अपने माइंड में बनाई है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती थी, लंबे टाइम तक स्टोर हो जाती थी, ठीक है। तो जो भी मेमोरी हम अपने विजुअलाइजेशन, अपनी जो माइंड की कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है, इमेजेस को फॉर्म करके सोचना और मेमोरी को स्टोर करना, वही किसके अंडर आता है, वो आता है अपना विजुअल स्पेशल स्केचपैड के अंदर, ठीक है।
एंड द लास्ट वन इज एपिसोडिक बफर. एपिसोडिक भी हमने पहले वर्ड पढ़ा है. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द phonological loop, visuospatial and long term memory for generating an unitary episodic representation of the information. तो ये क्या करता है, सभी तीनों चीजों को कंबाइन कर देता है. जो हमारी जो विजुअल हमारी जो विजुअल कैपेसिटी है स्टोर करने की, ठीक है, यहाँ पे विजुअल हो गई, यहाँ पे ऑडिटरी हो गई, और क्या कहते हैं वर्बल हो गई, और क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी जो एलटीएम हमारी होती है. इन तीनों को कंबाइन कौन करता है? एपिसोडिक बफर करता है. एंड एपिसोडिक बफर, विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, फोनोलॉजिकल लूप, इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है? इन सबको कोऑर्डिनेट करता है हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो डिसाइड करता है कि कौन सी मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी रहेगी और कौन सी हमारी फेड अवे हो जाएगी. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, कि हम भूलते क्यों हैं और इसके पीछे क्या थ्योरी होती है. ठीक है, कि भूलने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, हम चीजें क्यों भूल जाते हैं, और जो थ्योरीज होती हैं उनको, उनकी भूलने की जो जो थ्योरीज होती हैं क्या क्या होती है, किस रीजन की वजह से हम भूल जाते हैं, तो वो सब इसमें बताया गया है. तो इसमें क्या है, इसमें एक साइंटिस्ट था, उसने खुद पे ही एक्सपेरिमेंट किया था. एंड हिज नेम वाज हरमन एबिंगस. So this was the scientist, a German scientist, you can say psychologist, conducted the first systematic experiment in 1879. उसने क्या किया 1879 में खुद पे ही एक एक्सपेरिमेंट किया. He created many CVC, means constant vowel constant. Constant vowel constant क्या होता है पता है ना? जो हमारे A, E, I, O, U जो ये होते हैं, ये हमारे होते हैं vowels. ठीक है, और जो इनके अलावा जो लेटर बच गए वो सारे हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो उसने क्या किया, सीवीसी, ही क्रिएटेड मैनी सीवीसीज, कांस्टेंट वॉल्यूम वोवेल्स एंड कांस्टेंट. तो उसने बहुत सारे ऐसे वर्ड बनाए तीन लेटर से. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट वावल कांस्टेंट, तो जैसे यहाँ पे लिख दिया पी ए सी. ठीक है, तो ये बीच में वावल हो गया और बाकी क्या हो गया, हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए. तो ऐसे ऐसे करके उसने तीन तीन लेटर से बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स बनाए उसने. ठीक है, नॉनसेंस सिलेबस उसने बोला, सच एज एन ए की पी यू डी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन हिमसेल्फ. तो उसने क्या किया, खुद पे ही अप्लाई किया. क्या अप्लाई किया कि the method of conducting an experiment on oneself only and using your own experience is known as the introspective method. यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन दी हुई है कि वो मेथड जो हम यूज करते हैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए और एक्सपीरियंस को बताने के लिए, उसी मेथड को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड. ठीक है, तो फिर उसने क्या किया था, उस साइंटिस्ट ने क्या किया था, he memorized the list of nonsense syllabus. उसने क्या किया, ट्राई किया इन जितने भी उसने वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड बनाए उनको याद करने की कोशिश की, until he has reached predefined criteria and then measured the number of syllabi retained by him after a variable number of intervals. Further, he also noted the number of trials taken by him to relearn the same list of the syllabus. तो उसने क्या किया, पहले सबको रीड करने की कोशिश की, देन ही ट्राइड टू रिहर्स ऑल द लेटर्स एंड ऑल द वर्ड्स हैविंग द कांस्टेंट वॉल्यूम वावल एंड कांस्टेंट. तो उसने बार बार उसको रिहर्स करने की कोशिश की और बार बार उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि कितने मुझे याद है, कितना मतलब जो मैंने पढ़ा था कितना मुझे याद है कि नहीं है, वो बार बार रिपीट करता रहा. ठीक है, तो फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया बाद में कि कैसे फॉरगेट, मतलब भूलने की कैसे प्रोसेस होता है और कैसे मैं उस चीज से बच सकता हूँ कि मैं चीजें ना भूलूं. So further he also noted the number of trial taken by him to relearn the same list of syllabus again at a variable time of interval. तो उसने क्या किया, उसने नोट किया कि उसने कितने ट्रायल लिए थे उतनी इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए. ठीक है, कि जो उसने जो लेटर बनाया उसने कितनी बार उसको रिपीट करना पड़ा, कितनी बार उस ट्रायल को रिपीट करना पड़ा कि वो इन्फॉर्मेशन उसको याद होगी. तो ऐसे ऐसे करके उसने बहुत बार ये चीजें रिपीट करी. ठीक है, उसके बाद उसने एक ये कर्व बनाया, एक इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन उसने निकाली, डाटा कलेक्ट किया कि मुझे कितने टाइम में कितने वर्ड्स याद हुए और कब कब मैं भूल गया. तो उसने एक ये डाटा बनाया. तो यहाँ पे है ये नंबर ऑफ डेज. ठीक है, और ये है elapsed time since learning and retention. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है ये. So based on his observation, he come up with the following curve for explaining the nature of forgetting. तो जो ये ग्राफ है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है This curve is also known as Abbe-Gauss forgetting curve. इस curve को इस scientist के नाम से भी जाना जाता है. You can see from the graph that the rate of forgetting is maximum in the starting, but
after a few hours it becomes slow. Recent studies has reported similar results. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब उसने स्टार्ट किया तब क्या कहता है, इमीडिएट रिकॉल थे, तो वो सारी चीजें भूल जाता था बहुत जल्दी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसके भूलने का जो परसेंटेज था वो क्या हुआ, कम होता गया। जैसे जैसे वो रिकॉल करता गया चीजों को, थोड़े टाइम बाद कि वो नहीं भूल पा रहा था चीजें, उसको जल्दी से याद हो पा रही थी, वो नहीं भूल रहा था चीजों को। ठीक है, तो यही इस कर्व में एक्सप्लेन किया गया है, यही उसने ऑब्जर्वेशन किया था खुद के ऊपर, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एंड ये एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था यही आज तक भी चल रहा है। ठीक है, सो रिसेंट स्टडीज हैव रिपोर्टेड सिमिलर रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि जो आज की जो करंट स्टडी चल रही साइकोलॉजी में, उसमें भी अभी इसी चीज को माना जाता है। ठीक है, so there are basically following two class of theories available in the literature explain the cause of forgetting। तो यहाँ पे बता रहा है कि हम पढ़ेंगे cause of forgetting, कि हम भूलते क्यों हैं। So we have theory of interference, and yes, there we have trace decay theory and cue dependent forgetting theory। ठीक है, तो कि हम चीजों को भूलते क्यों हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये सब चीजें अगर हमें बहुत अच्छे से पता हो और डीपली अगर हम इन चीजों को सीख लें, then we can definitely use these methods in order to enhance our memory, and also to develop some kind of skills so that we will not forget the things very easily from our mind, right? So we can develop some kind of theories as well in our mind itself। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉरगेटिंग अकर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस विद ईच मेमोरीज। ठीक है, कि हम भूलते क्यों हैं, हम भूलते इसलिए हैं क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, और बाद में क्या करते हैं, अगर वो इंटरफेरेंस करते हैं ना आपस में, अगर क्रॉस हो जाते हैं आपस में, अगर मैं उनको अलग से कैटेगराइज नहीं करता हूँ, अब वो मैसअप हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर मैं भूल जाता हूँ चीजों को, कि सारे मैसअप हो गए यार, मेरे को याद ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं इसके, की थ्योरी, जो हम इंटरफेरेंस की थ्योरी होती है, इसकी दो टाइप्स होते हैं। क्या, एक तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव मतलब प्रो मतलब फॉरवर्ड, रेट्रो मतलब बैकवर्ड। तो इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस में दो टाइप के इंटरफेरेंस है, जहां पे इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, इंटरफेयर कर लेती है आपस में। इंटरफेयर मतलब तो पता है ना, इंटरफेयर मतलब एक दूसरे के टांग अड़ाना, जैसे हिंदी में बोलते हैं टांग अड़ाना, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेयर। तो इंटरफेरेंस जहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटरफेयर कर लेती है, वहीं पे क्या हो जाती है, जो फॉरगेटिंग नेचर है वो वहां पे अकर करता है, मतलब वहां पे बनता है फॉरगेटिंग नेचर। So we have two types over here, proactive interference जो हमें बोलता है forgetting of newly acquired information due to interference from previously learned information। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैंने कोई नई चीज सीखी है, मैं नई इंफॉर्मेशन मैंने कोई एक्वायर की है, लेकिन मैं उसको भूल रहा हूँ क्योंकि पहले से मेरे दिमाग में कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहां पे स्टोर है। ठीक है, पुरानी इंफॉर्मेशन की वजह से मैं नई इंफॉर्मेशन को बार बार भूल जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फनी एग्जांपल अगर दूं, क्या एग्जांपल दूं, अगर कोई एग्जांपल दे सकता है तो बताओ, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एनीवन, जिसने कभी ऐसा फेस किया हो कि मैं कोई नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पुरानी की वजह से मैं नई चीज सीख ही नहीं पा रहा हूँ, नई इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डाल ही नहीं पा रहा हूँ। टेल मी, नो, ओके, फेयर इनफ। सो सपोज कि अगर मुझे डोसा खाना बहुत पसंद है, और मैंने डोसा 3 साल पहले मैंने केरल में खाया था, और उसके बाद मैं गुड़गांव में मैं हमेशा डोसा खाता हूँ। ठीक है, तो लेकिन मुझे याद हमेशा हमेशा मेरा केरल वाला ही है कि वहाँ पे टेस्ट कितना अच्छा था, उसकी वजह से मुझे यहाँ के जो टेस्ट ना वो मेरे माइंड में स्टोर ही नहीं होते। ठीक है, मैं जब भी सोचता हूँ कि डोसा का टेस्ट कैसा होता है, तो हमेशा मुझे पुराना वाला ही याद आता है, नया वाला कोई याद ही नहीं आता। ठीक है, या फिर अगर इसको और फनी वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो जैसे बोलते हैं लोग कि ट्रू लव जैसे बोलते हैं ना, मतलब कि नहीं मैं तो उसी से प्यार करता था, तो मेरे दिमाग में तो वही है, कोई नई लड़की कोई हो ही नहीं सकती, मेरे तो दिमाग में आएगा ही नहीं, कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो उसी से करता था। ठीक है, तो दिस इज फनी, बट दिस कम्स अंडर प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जहां पे हम नई इंफॉर्मेशन को एक्वायर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, so the next one we have is retroactive interference, जहाँ पे क्या होता है, retro मतलब backward, forgetting of previously stored information due to the learning of new information। तो यहाँ पे क्या होता है, retroactive में क्या होता है, यहाँ पे मैं नई information की वजह से पुरानी information को भूल जाता हूँ। ठीक है, तो अगेन सेम एग्जांपल वी कैन यूज, कि मैंने डोसा अगर मैंने 3 साल पहले केरल में खाया था, एंड नाउ टुडे आई वेंट टू अ न्यू रेस्टोरेंट इन गुड़गांव, एंड आई ऑर्डर्ड वन डोसा एंड द टेस्ट वाज ऑसम। ठीक है, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं पुराना वाला भूल गया।
ठीक है? या फिर कि मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ, साइकोलॉजी में पढ़ रहा हूँ और सपोज़ मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है? मैंने इंजीनियरिंग ही की है। तो अगर मैंने इंजीनियरिंग की है जो मुझे याद है और मैं अब साइकोलॉजी में अगर मैं पूरा ध्यान लगाऊँगा तो मैं इंजीनियरिंग के क्या कॉन्सेप्ट थोड़े-थोड़े भूलने लग जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक नई नॉलेज को अपने दिमाग में क्या कर रहा हूँ स्टोर कर रहा हूँ। तो उस टाइप का इंटरफेरेंस, उस टाइप का भूलना, कौन से टाइप का जहाँ पे हम नई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और पुरानी वाली को हम भूल जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है?